नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच रस्साकशी तो 2014 से ही चल रही है, लेकिन अब लगता है कि फाइनल मैच का समय आ गया है। आज हम चर्चा करेंगे कि विगत दिनों कैसे सरकार ने पहली बार फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग की है और एक के बाद एक उसके खिलाड़ी गेंद को बाउंड्री पर पहुंचा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट विकेट गिराने के भरपूर प्रयासों में जुटी हुई है। तो चलिए खेल का रुख देखते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ नियम समझने चाहिए जिससे पता चल सके कि समस्या क्या है, किस वजह से ये सारा खेल हो रहा है। तो सारे फसाद की जड़ में एक शब्द है, कॉलेजियम। न्यायपालिका में इसे अंकल कल्चर भी कहा जाता है। कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह है जो मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज होगा। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी इन्हीं की सलाह से होती है। और जैसा कि सभी जानते हैं कि जज चुनने की प्रक्रिया में यहाँ भाई भतीजावाद भयंकर रूप से घुसा हुआ है। और यह सिस्टम 1998 में बना, यानी महज 24-25 साल पहले। सबसे पहला मैच जो सरकार और कोर्ट के बीच शुरू हुआ वह 2014 में खेला गया। जब सरकार बनी तो उसी वर्ष उन्होंने संविधान में 99वां संशोधन किया और एनजेएसी अधिनियम ले आई। एनजेएसी अधिनियम क्या है? इसमें यह कहा गया कि जजों की नियुक्ति अब एनजेएसी करेगा। इसमें 6 लोगों को सदस्य बनाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम जस्टिस और 2 विशेषज्ञ। उन विशेषज्ञों का चयन जो है वो प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस करेंगे। पारदर्शी प्रक्रिया बनाई गई, लेकिन अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के आधारभूत ढांचे से छेड़छाड़ बताते हुए रद्द कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, ये नियम नहीं चलेगा। जबकि संविधान में कॉलेजियम सिस्टम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, इसकी अवधारणा ही संविधान सम्मत नहीं है। लेकिन सरकार यहाँ मैच हार गई और चुप साध कर बैठ गई। पिछले 8 सालों से छुटपुट नोक-झोंक दोनों के बीच चलती रही। सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णय सरकार के काम में बाधा साबित होते रहे। कुछ बयानबाजियां जो है वो देश पर भारी पड़ती रहीं, जैसे नूपुर शर्मा विवाद और हिजाब विवाद इत्यादि पर उनकी बयानबाजी। फैसले तक जज सीमित नहीं रह गए, बल्कि अपने विचार और बयान देकर वो समाज को दिशा देने का काम करने लगे, जो फिलहाल उनके लिए सही नहीं ठहरता। विगत 25-26 नवंबर को कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों पर तगड़ा हमला बोला और मैच फिर शुरू हो गया। रिजिजू ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम भारत के संविधान के लिए एलियन जैसा है। उन्होंने कहा कि 1991 से पहले जजों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती थी। यह सिस्टम हमारे संविधान से अलग है और यह कुल मामला था 20 जजों के नियुक्ति का, जिसकी फाइल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पास भेजी थी और केंद्र सरकार ने उस 20 फाइल को खारिज कर दिया, जिस पर कोर्ट को बहुत आपत्ति हुई। कोर्ट ने कई एक बार कहा कि आप उसको फाइनल करके हमारे पास भेजिए, लेकिन मोदी सरकार ने उसे फाइनल नहीं किया। इसी के बाद किरण रिजिजू का ये बयान आया कि जज नियुक्तियों के चक्कर में आधा समय परेशान रहते हैं, इसलिए न्याय देने की जो उनकी मुख्य जिम्मेदारी है उस पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में जजों की नियुक्ति की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दी गई है, वह कानून मंत्रालय से परामर्श करके जज नियुक्त करेंगे, ऐसा कहा गया है। भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं ये प्रथा नहीं है कि न्यायाधीश अपने ही भाइयों को न्यायाधीश नियुक्त करें। नेताओं के बीच की राजनीति तो लोग देख सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति को कोई नहीं देख पाता। भेजा हुआ नाम तुरंत मंजूर कर लें, यह नहीं हो सकता, इसमें समय लगता है। यदि कोर्ट यह चाहती है तो वो अपनी नियुक्ति स्वयं कर ले। कानून मंत्री के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी नाराजगी जताई और कहा कि अगर कोई उच्च पद पर आसीन व्यक्ति ऐसा बोलता है तो इससे गलत संदेश जाता है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और भी बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा। तो अभी
किरण रिजिजू का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि परसों माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने सुप्रीम कोर्ट की बड़ी आलोचना कर दी। राज्यसभा के प्रथम अभिभाषण में उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका पर आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि एनजेएसी संसद द्वारा पारित एक कानून था जो लोगों की इच्छा दर्शाता है। उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया और दुनिया को ऐसे किसी भी कदम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब कहीं ऐसा नहीं होता है। जनता और जनादेश ही लोकतंत्र की शक्ति है और संसद उसका प्रतिनिधित्व करता है। फिर उसके द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका कैसे रद्द कर सकती है। उन्होंने आगे कहा, मैं यहाँ के लोगों जिसमें न्यायाधीश अभिजात्य वर्ग, विचारशील व्यक्ति, बुद्धिजीवी शामिल हैं, उनसे अपील करता हूँ कि कृपया दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण खोजें जिसमें किसी संवैधानिक प्रावधान को रद्द किया गया हो। उन्होंने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि मैं हैरान हूँ कि एनजेएसी अधिनियम के रद्द होने के बाद 7 सालों से संसद में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसे इतने हल्के में लिया गया जबकि यह बहुत गंभीर मुद्दा है। मज़े की बात यह कि उन्होंने यह सारी बातें एक सार्वजनिक मंच पर भी कहीं जहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस स्वयं मौजूद थे। अब इसके बाद सुप्रीम माननीयों का तो बुरी तरह आहत हो जाना स्वाभाविक ही था। लिहाजा उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि कॉलेजियम पर कोई आरटीआई नहीं लग सकती। यह आरटीआई के दायरे से बाहर है। दरअसल 2018 में जजों की पदोन्नति पर कॉलेजियम की बैठक में कुछ फैसले लिए गए थे। तो उस संदर्भ में किसी ने एक याचिका डाली कि बैठक की जानकारी दी जाए कि उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया था, किस आधार पर पदोन्नति की गई थी और कैसे हुआ। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम बैठक की जानकारी जनता के सामने नहीं लाई जा सकती। इस पर आरटीआई नहीं दायर किया जा सकता। सरकार से लेकर प्राइवेट तक, अब सोचिए कि सरकार से लेकर प्राइवेट तक सभी संस्थानों पर आरटीआई दाखिल होगी, सब जवाब देंगे, लेकिन कॉलेजियम की बैठक पर आरटीआई दाखिल नहीं हो सकती। मतलब कि ये देश से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर है। ऐसे ही कुछ वर्ष पूर्व मामला उठा था संपत्ति को सार्वजनिक करने का, जब सभी नेताओं और उद्योगपतियों आदि की संपत्ति को सार्वजनिक करने का नियम बनाया गया था। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद को इससे अलग कर लिया था। जजों की संपत्ति सार्वजनिक नहीं की जाएगी, ऐसा कोर्ट ने कहा था। बाद में कई इस पर याचिकाएं दायर हुई। काफ़ी बहस होने के बाद उन्होंने कहा कि जजों की संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस को दिया जाएगा, लेकिन उसे जनता को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। और आज तक उनकी संपत्ति के विषय में कोई कुछ नहीं जान सका। यहाँ भी देश और संविधान से वे ऊपर हो गए, उनके लिए कोई जांच नहीं है। तो यह सारी स्थितियाँ बहुत खतरनाक संकेत करती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 40% के करीब जजों की नियुक्ति उनके नज़दीकी रिश्तेदार या परिवार वालों की है। आगे ये और बढ़ भी सकती है। कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करना ही देश के हित में लगता है। अब इन सब से झुझलाए हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले केंद्र और आरबीआई को निर्देश दिया कि वे 2016 के नोटबंदी से जुड़े फैसले से संबंधित रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करें। किसी याचिकाकर्ता ने नोटबंदी के विरोध में और उससे हुए नुकसान के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो नोटबंदी का रिकॉर्ड तुरंत मांग लिया कोर्ट ने। लेकिन वही 3-4 दिन पहले कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर जांच के 2017 के अपने फैसले पर जो पुनर्विचार की याचिका आई थी, उसे उन्होंने कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि इसमें जांच का कोई मामला नहीं बनता। मतलब नोटबंदी पर जांच हो सकती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर जांच का कोई मामला बनता ही नहीं है। इन ताबड़तोड़ फैसलों के बाद अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। फिलहाल कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अब दोबारा एनजेएसी लागू करने के मूड में है और कॉलेजियम सिस्टम के समाप्त होने का अब समय आ गया है। वरना 2015 में खत्म हो गए इस मुद्दे को इतने बड़े स्तर पर नहीं उठाया जाता कि जहां कानून मंत्री भी इन्वॉल्व हो जाएं और उपराष्ट्रपति भी। और कोर्ट के लगातार विरोध के बाद, जबकि कोर्ट बार बार कहती है कि कॉलेजियम सिस्टम लागू रहेगा,
यह अब कानून बन चुका है, इसका पालन सबको करना पड़ेगा। तो इन सब के बाद इस पर अगर इतनी वृहद चर्चा हो रही है तो इसका मतलब है कि यह सिस्टम अब समाप्त होने वाला है। तो अगर ये हो जाता है तो ये केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।